हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। लास्ट टॉपिक में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी सिचुएशन क्या थी। फर्स्टली हमने इंट्रोडक्शन की, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कंट्री पे कैसे रूल किया और हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको कैसे डाउनवर्ड कर दिया, ठीक है, उसकी जो ग्रोथ है उसको डिक्रीज कर दिया। लास्ट टॉपिक में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में देखा था और उसमें हमने जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है उसके बारे में डिस्कस किया था। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस कि पहले जो फार्मर्स थे वो क्या है, ओनली फूड क्रॉप्स को ग्रो करते थे, ठीक है, बट वहां से उनको कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं हुआ, तो इसीलिए उन्होंने क्या है, कैश क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। कैश क्रॉप लाइक जैसे कि टी, कॉफी, कॉटन, ठीक है, तो इस शुगर केन ये सब उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर दी। मींस कि ऐसी कॉमोडिटीज जिनकी कंजम्पशन जो फार्मर्स क्या है कॉमोडिटीज की अगर प्रोडक्शन करते थे तो वो विलेज में उनकी कंजम्पशन करने के लिए प्रोडक्शन नहीं करते थे, वो क्या है उनको सेल करते थे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जहां से उनको क्या है कैश वगैरह, मनी वगैरह प्रोवाइड होती थी। तो कैश क्रॉप्स वो होती है जिनका फार्मर्स क्या है अपने लिए यूज नहीं करते, अपनी कंजम्पशन के लिए यूज नहीं करते, बल्कि वो क्या है उनको मार्केट में सेल करते थे, ठीक है। तो वो थी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बस बट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से भी जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशंस में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाई, ठीक है, क्योंकि लोगों ने क्या है फूड आइटम, फूड क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करना बंद कर दिया था और कैश क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और अब देखो कि जो कैश क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करने से मेनली क्या हुआ कि लोगों के क्या कहते हैं उनको इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन मतलब पानी की जो उनको सिंचाई के लिए पानी चाहिए होता है, इरिगेशन फैसिलिटी तो उनको बेटर प्रोवाइड होने लग गई थी, ठीक है, कुछ हद तक उनको बेटर प्रोवाइड हुई इरिगेशन फैसिलिटी। बट लोगों के पास जो एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं वो क्या है स्टाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ट्रेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ठीक है, डिसैलिनाइजेशन ऑफ सोइल। तो मतलब कि फार्मर्स को क्या है कि फ्लड कंट्रोल के लिए डैम्स वगैरह बनाने थे, क्योंकि कई बार क्या होता था कि फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो जाती, बाढ़ वगैरह आ जाती थी, तो उनका एग्रीकल्चर एरिया है जो सारा वो तहस नहस हो जाता था, बिल्कुल तबाह हो जाता था, ठीक है। तो उस चीज को रोकने के लिए उनको फ्लड कंट्रोल के लिए डैम बनाने थे, बट उनके पास पैसा नहीं था इन्वेस्टमेंट करने के लिए वहां पे डैम वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद डिसैलिनाइजेशन ऑफ सोइल मींस, डिसैलिनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट, जब हम सोइल में से सॉल्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है, मिट्टी में जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि वो चीज क्या है जो सॉल्ट है वो हमारी क्रॉप्स, जो भी हम सोइल में क्रॉप्स ग्रो करते हैं उस पर बैड इफेक्ट डालते हैं। तो डिसैलिनाइजेशन ऑफ सोइल के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए था, ठीक है। फ्लड कंट्रोल के लिए ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कि जो पानी है, ठीक है, उसका ड्रेनेज मतलब अच्छे से उसका प्रबंध करने के लिए कि पानी है जो एग्रीकल्चर एरिया से बाहर निकालना है तो उसके लिए ड्रेन वगैरह, नाले वगैरह बने होने चाहिए थे। तो इन सब कामों के लिए जो एग्रीकल्चर फार्मर है उनके पास क्या है पैसा नहीं था, मीन्स उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं था। क्लियर है। तो देखो कि जो लोग हैं मेनली फार्मर्स हैं उन्होंने फूड क्रॉप्स से कैश क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट कर दी, बट जो स्मॉल फार्मर्स थे, टेनेंट्स वो होती है जिनकी कंडीशन स्मॉल फार्मर से भी बहुत ज्यादा मिजरेबल कंडीशन होती है, ठीक है, बहुत ही वो पिटी कंडीशन होती है टेनेंट्स की, स्मॉल फार्मर से भी। तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर सके, न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह अपनी एग्रीकल्चर एरिया में यूज कर सके। तो मतलब कि फार्मर्स ने फूड आइटम से कैश क्रॉप को ग्रो करना स्टार्ट किया, बट उससे भी उनको क्या है बेनिफिट नहीं प्रोवाइड हो सका, उनकी कंडीशन में इतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि कैश क्रॉप्स के लिए उनके पास मॉडर्न टेक्निक्स का होना जरूरी था, वो टेक्निक्स उनके पास स्मॉल फार्मर्स के पास नहीं थी। क्लियर है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो वो क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर। एज इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, नो इंडस्ट्रियल सेक्टर, देयर वाज नो ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अकॉर्डिंग देखें, एग्रीकल्चर एरिया में भी इतनी ग्रोथ नहीं हो पाई थी, स्टैग्नेंट था एग्रीकल्चर एरिया,
ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉलोनियल रूल। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखें एग्रीकल्चर सेक्टर की तरह, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी ग्रोथ है वो नहीं हो पाई थी। ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो पहले हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि हमारी कंट्रीज में मेनली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फेमस थी कॉलोनियल रूल से पहले। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जहाँ पे हाथों से वर्क करते थे, ठीक है, कॉटन वगैरह सिल्क वगैरह पे, ठीक है, जो भी मेटल्स वगैरह तैयार करते थे या प्रीशियस स्टोन्स वगैरह तैयार करते थे, फूड आइटम्स जो भी तैयार करते थे, ठीक है, तो सारा काम हैंडीक्राफ्ट होता था, हाथों से किया जाता था। तो हमारी कंट्री में कॉलोनियल रूल से क्या है, ब्रिटिशर्स का रूल आने से जो हैंडीक्राफ्ट वर्क है वो भी क्या है, खत्म हो चुका था, एक तरह से डिक्लाइन हो चुका था। और नो मॉडर्न इंडस्ट्री को अलाउ नहीं किया गया कंट्री में इम्प्लीमेंट करने के लिए। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं वो भी डिक्लाइन हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी उनकी भी ग्रोथ। और साथ में ही क्या है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्री अगर इंडिया में इस्टेब्लिश करना चाहते थे या इम्प्लीमेंट करना चाहते थे तो उसकी भी परमिशन नहीं दी गई थी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कंट्री पे रूल किया हुआ था। ठीक है, और साथ में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स टू रिड्यूस एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में जो मेनली वर्क वगैरह होते हैं, काम किए जाते हैं, उन सबको रिड्यूस कर देना, कम कर देना। तो ब्रिटिशर्स ने अगर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी तो उसके पीछे उनका जो मेन मोटिव क्या था कि इंडस्ट्रीज से जो इंडिया है उससे प्रॉफिट है उनका 2 फोल्ड होना चाहिए, 2 गुना उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी को इंडिया में इंप्लीमेंट किया। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है कि जिसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स टू रिड्यूस दी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को, इंडस्ट्रियल वर्क है जो उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना, कम कर देना। ठीक है, और इसके पीछे उनका प्रॉफिट था 2 फोल्ड, 2 गुना प्रॉफिट लेना चाहते थे वो। ठीक है, फर्स्ट क्या था कि इंडिया ओनली मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग इंडस्ट्रीज इन ब्रिटिश। ठीक है, कि एक तो इंडिया क्या है सिर्फ एक्सपोर्टर रहे, एक्सपोर्टर मीन्स जब हम अपनी कंट्री से कुछ भी अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स की कंट्री थी ब्रिटेन, ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या चाहते थे कि फर्स्टली जो इंडिया है वो सिर्फ एक्सपोर्ट, जो भी एक्सपोर्ट वगैरह करेगा वो ओनली ब्रिटेन को करेगा और अनदर कंट्री को कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगा। मीन्स इंडिया में जो भी रॉ मटेरियल वगैरह तैयार किए जाते थे, सिल्क, कॉटन के रॉ मटेरियल, फूड आइटम्स के, ठीक है, तो उन रॉ मटेरियल को सिर्फ क्या है ब्रिटेन में ही एक्सपोर्ट किया जाएगा और अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और साथ में क्या है कि इंडिया की जो मार्केट है, ठीक है, उसको स्प्रेड करना, उसका फैलाव ज्यादा करना। ठीक है, तो क्यों करना, ताकि जो ब्रिटेन की जो भी इंडस्ट्रीज थी, ब्रिटिशर्स की अपनी जो इंडस्ट्री थी, उनमें जो भी प्रोडक्ट वगैरह तैयार होते थे उनको इंडिया की मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सेल किया जा सके और इंडिया में क्या है रॉ मटेरियल को ज्यादा से ज्यादा तैयार किया जा सके। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे कि इंडिया से जो भी प्रोडक्ट वगैरह परचेज करते थे, रॉ मटेरियल परचेज करते थे, वो कम प्राइसेस में खरीदते थे और अपनी मार्केट में, अपनी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में ले जाके वो उस रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से क्या है फाइनल गुड्स तैयार करते थे। ठीक है, जैसे शुगर केन लिया उन्होंने, सिल्क, कॉटन वगैरह, तो रॉ मटेरियल इंडिया से उन्होंने लिया और उस रॉ मटेरियल को क्या है ब्रिटेन इंडस्ट्रीज में ले जाकर उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे, कॉटन के क्लोथ्स बनाते थे, सिल्क के क्लोथ्स वगैरह बनाते थे, शुगर वगैरह तैयार करते थे और उन्हीं प्रोडक्ट को क्या है इंडिया की मार्केट में फिर वो कम प्राइसेस पर सेल कर देते थे। तो इसीलिए जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी वो क्या, उसका मेन क्या था कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इंडिया में कम हो जाएगी। ठीक है, इंडिया में कम हो जाएगी, इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल तैयार करेगा और ब्रिटिशर्स क्या है उससे फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके इंडिया में उसको हाई प्राइसेस में सेल करेगा। इससे क्या है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड होगा। ठीक है, क्लियर है। आप देखो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज डिक्रीज करने से तो क्या हुआ था कि जो हमारी कंट्री में, ठीक है, ओनली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हुई थी, क्योंकि हम आप देखो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में उन्होंने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को कम कर दिया। ठीक है, मीन्स की जो हमारे इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, हमारी खुद की कंट्री की जो इंडस्ट्रीज थी वो सब क्या है डिक्लाइन हो गई। ठीक है, इट्स इफेक्ट नॉट ओनली मैसिव इन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब कि इसका जो इफेक्ट है वो जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में डिक्लाइन हो गई थी, खत्म हो गई थी, हाथों से काम करने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वो ब्रिटिशर्स ने इनको खत्म कर दिया था।
डिक्लाइन कर दिया था। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा था कि हमारी कंट्री में एक तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई थी क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था करने के लिए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज तो डिक्लाइन हो गई थी। और साथ में ही क्या है कि जो कंट्री में क्या है, इंडिया में क्या है, न्यू डिमांड क्रिएट हुई थी, ठीक है, एंड क्रिएट न्यू डिमांड इन इंडियन मार्केट। क्योंकि अब देखो इंडस्ट्रीज वगैरह कम हो गई तो मतलब कि जो गुड्स वगैरह वो भी कम तैयार होने लगी, इंडस्ट्रीज ही नहीं है गुड्स तैयार करने के लिए। तो इससे क्या है कि इंडिया के लोगों की, इंडिया में एक न्यू डिमांड क्रिएट हुई क्योंकि विच वॉज नाउ डिप्राइव्ड ऑफ लोकली मेड गुड्स। अब देखो क्योंकि अब इंडस्ट्रीज कम है तो प्रोडक्ट भी कम तैयार होंगे, और जो लोग पर्सन रहते थे इंडिया में उनकी जो डिमांड्स हैं, उनके पास जो सप्लाई है गुड्स की वो नहीं हो पा रही थी। सप्लाई तो तब भी होगी ना जब हमारे पास वो प्रोडक्ट जितने ज्यादा तैयार किए होंगे हमने, तो इसलिए गुड्स वगैरह भी तैयार नहीं हुई थी और सप्लाई भी नहीं हो पा रही थी, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे थे इंडिया में। तो इसीलिए जो गुड्स हैं, ठीक है, गुड्स की डिमांड को कंप्लीट कैसे किया गया, ब्रिटेन से इंपोर्ट करके। इंपोर्ट करना मतलब जब हम बाहर से कुछ भी प्रोडक्ट क्या है अपनी कंट्री में मंगवाते हैं, तो हमें ब्रिटेन से, अगर सपोज हमारी कंट्री में लोगों की डिमांड कंप्लीट नहीं हो पा रही है, वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं, तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम में भी क्या है, फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करती है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को। जो भी गुड्स कंजम्पशन गुड्स हैं उनको जो भी चाहिए होती है तो उनको बाहर से इंपोर्ट करती है। तो वैसे ही उसी टाइम में भी जब हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज ही नहीं है तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या है बाहर से, हमारी कंट्री ने क्या है बाहर से इंपोर्ट करवाई गुड्स। और वो कहाँ से करवाते थे, ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन मीन्स जब पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स ने अपनी कंट्री से क्या है चीप आइटम्स क्या है हमारी कंट्रीज में सेल करते थे, तो मतलब कि उनको जो है प्रॉफिट होता था। क्लियर है। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या है कि हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं वो कम हो गई थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई थी, और जिसकी वजह से जो पीपल है उनकी डिमांड भी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, वो ज्यादा डिमांड कर रहे थे। तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या है इस चीज का फायदा उठाया और उन्होंने अपनी कंट्री से गुड्स क्या है यहाँ पे इंपोर्ट कर दी, ठीक है, हमें बाहर से मंगवानी पड़ी। अगर हम कुछ भी इंपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में हमें मनी भी उनको ज्यादा देनी पड़ती है। मतलब कि हमारी कंट्री को मेनली एक्सपोर्ट से बेनिफिट होता है, इंपोर्ट से बेनिफिट नहीं होता। तो इंपोर्ट से बेनिफिट किनको हुआ, ब्रिटेन को, क्योंकि हम ब्रिटेन से प्रोडक्ट्स हैं वो मंगवाते थे, यूज करते थे उनको। इस तरह हमारी जो कंट्री की जो डिमांड है उसको कंप्लीट किया जाता था। अब देखो जो नेक्स्ट 19th सेंचुरी के हाफ में, ठीक है, 19th सेंचुरी के हाफ में क्या है, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी हमारी कंट्रीज में क्या है न्यू इंडस्ट्रीज वगैरह इंप्लीमेंट की, बट न्यू इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ है वो क्या है वो स्लो हुई थी। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ टाइम में हमारी कंट्री में क्या है इंडस्ट्रीज वगैरह इंप्लीमेंट की गई, मॉडर्न इंडस्ट्रीज को इंप्लीमेंट किया गया, बट उस टाइम पे जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो थी, ठीक है। फर्स्टली हमारी कंट्री में जूट एंड जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी, जूट एंड कॉटन टेक्सटाइल मिल इंप्लीमेंट एस्टैब्लिश। फर्स्टली हमारी कंट्री में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज में से जूट एंड कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं उनको एस्टैब्लिश किया गया। फर्स्टली जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं उनको कहाँ किसने इंप्लीमेंट किया था, एस्टैब्लिश किया था कंट्री में इंडियंस ने, हमारे इंडिया वाले थे जो इंडियन पर्सन थे उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल मिल्स को कंट्री में इंप्लीमेंट किया। और जो कॉटन टेक्सटाइल मिल है वो मेनली इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में एस्टैब्लिश हुई थी, लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात वाली साइड पे कॉटन टेक्सटाइल मिल को इंप्लीमेंट किया गया था बाय दी इंडियंस। एंड जो जूट टेक्सटाइल मिल्स थी, जूट इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल मिल्स थी वो छोटी छोटी जो भी जूट की, तो वो कहाँ पे, वो किन्होंने इंप्लीमेंट की थी, फॉरेनर्स ने। और कहाँ पे की थी, बंगाल। जूट टेक्सटाइल मिल को बंगाल में इंप्लीमेंट किया बाय फॉरेनर्स, एंड जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स को उनको उसको कहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया, महाराष्ट्र एंड गुजरात बाय इंडिया। तो फर्स्टली ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी इनको हमारी कंट्री में सेटअप किया गया। क्लियर है।
फिर आयरन एंड जो स्टील इंडस्ट्रीज थी उनको कंट्री में सेटअप किया गया, ठीक है। द टाटा आयरन एंड स्टील इनकॉर्पोरेट इन 1907, जो टाटा आयरन है, स्टील है, उसको कंट्री में 1907 में क्या है इनकॉर्पोरेट, मतलब लीगली कोऑपरेट में उसको इन्वॉल्व कर लिया गया, शामिल कर लिया गया था, ठीक है। और उसके बाद देखो कि हमारी कंट्री में फिर उसके बाद जो अनदर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, लाइक जैसे शुगर इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, और अनदर क्लोथ सिल्क इंडस्ट्रीज हो गई, तो ऐसे इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री होगी, उसके बाद वो सब क्या है धीरे धीरे हमारी कंट्री में इस्टेब्लिश होने लगी। मतलब कि फर्स्टली हमारी कंट्री में क्या है कॉटन एंड जूट की इंडस्ट्री इंप्लीमेंट हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी। कॉटन की इंडस्ट्री, कॉटन जो टेक्सटाइल मिल्स थी उनको इंडियंस ने इस्टेब्लिश किया था महाराष्ट्र एंड गुजरात में, एंड जो जूट टेक्सटाइल मिल्स थी उनको किसने इंप्लीमेंट किया था, इस्टेब्लिश किया था फॉरेनर्स ने। कहाँ पे किया था, बंगाल में, ठीक है। फिर उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज 20वीं सेंचुरी में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारी कंट्री में धीरे धीरे शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्रीज उनको इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को क्या है 1907 में लीगली कोऑपरेट में इन्वॉल्व कर लिया गया था, क्लियर है। अब देखो कि हमारी कंट्री में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, there was hardly any used capital goods industry to promote further industrialization। मतलब कैपिटल गुड इंडस्ट्री भी हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं कर सकी, प्रमोट मतलब बढ़ावा देना, इनकरेज नहीं कर सकी उसको, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि कंट्री में इंडस्ट्रियल एरिया को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना। कोई भी कंट्री में या पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना, क्लियर है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, कैपिटल गुड्स भी उसमें इतना अपना रोल नहीं कर पाई कि हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो देखो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मींस दोज इंडस्ट्री विच क्रिएट कैपिटल गुड्स सच एज टूल्स। अब देखो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो ऐसी गुड्स, कैपिटल गुड्स को क्रिएट करती है। कैपिटल गुड्स मींस मशीनरी वगैरह जो क्रिएट करती है, टूल्स क्या होती हैं, मशीनरी वगैरह, यंत्र जिनको हम बोलते हैं। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो होती हैं जो कैपिटल्स को प्रोड्यूस करती है। कैपिटल्स में मींस क्या आ जाएगा, टूल्स वगैरह, मशीनरी वगैरह को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। क्यों प्रोड्यूस करती है, ताकि उनका यूज किया जा सके, यूज्ड फॉर करंट कंजम्पशन, ठीक है। मतलब कि अगर करंटली जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हैं उनको इस्टेब्लिश करने का मेन मोटिव क्या था कि जो भी मशीनरी वगैरह तैयार की जाएगी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में, जो भी टूल्स वगैरह तैयार की जाएगी, उससे प्रेजेंट जनरेशन की जो भी कंजम्पशन है गुड्स के लिए, जो भी कंजम्पशन करना चाहते हैं गुड्स के लिए, जो डिमांड है उसको क्या है कंप्लीट किया जा सके। तो इसीलिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को इम्प्लीमेंट किया गया था, मशीनरी वगैरह तैयार की गई थी। क्योंकि देखो जब लोग हैंडीक्राफ्ट वर्क करते थे ना, तो हैंडीक्राफ्ट वर्क करने से क्या होता था कि प्रोडक्ट है वो ज्यादा नहीं तैयार कर पाते थे। अगर हम बिस्किट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, हाथों से तैयार करेंगे इंडस्ट्रीज में, तो ज्यादा प्रोडक्ट हम तैयार नहीं कर पाएंगे, बिस्किट की ज्यादा क्वांटिटी इसको हम तैयार नहीं कर पाएंगे। बट अगर बिस्किट हम क्या है मशीनरी वगैरह से तैयार करेंगे तो ज्यादा बेटर क्वालिटी में प्रोडक्ट तैयार होगा, हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा, ठीक है। इतना हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ेगा लेबर को, और साथ में क्या है ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज बिस्किट की तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इंप्लीमेंट की गई थी ताकि ऐसी मशीनरी तैयार की जाए, बनाई जाए इंडस्ट्रीज में, जिससे क्या है प्रेजेंट जनरेशन उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, कंज्यूमर्स के जो भी कंजम्पशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, डिमांड्स हैं, उनको इजीली कंप्लीट किया जा सके, क्लियर है। उसके बाद क्या है कंट्री में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी इंप्लीमेंट किया गया था। तो इस तरह क्या है कि हमारी कंट्री में जो न्यू मॉडर्न इंडस्ट्रीज है उनको इंप्लीमेंट किया गया, बट जो ग्रोथ रेट थी, ठीक है, द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी रिमेन वेरी स्लो, ठीक है। जीडीपी का मैंने आपको पहले भी बताया था, जीडीपी मीन द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। मीन्स कि एक साल में कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज तैयार की गई है उनकी टोटल वैल्यू होगी, वो क्या होती है, जीडीपी। जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स हमारी कंट्री के एरिया में, ओनली कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट वगैरह
बनाए गए हैं, ठीक है, प्रोड्यूस किए गए हैं, तो उनकी वैल्यू। अब देखो हमारी कंट्री में मॉडर्न इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल, जूट टेक्सटाइल मिल, आयरन एंड स्टील, शुगर, पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है, फिर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इम्प्लीमेंट हुई, ठीक है। बट इसका जो जीडीपी में ग्रोथ है क्या है, इनकी ज्यादा नहीं हो पाई। ज्यादा ग्रोथ क्यों नहीं हो पाई इंडस्ट्रियल सेक्टर की, जो भी कॉटन वगैरह की? क्योंकि हमारी कंट्री में इतना पैसा नहीं था कि हम ज्यादा से ज्यादा बेटर इंडस्ट्रीज को बना सकें, उसमें अच्छी से अच्छी मशीन को यूज कर सके। तो इसीलिए जो इंडस्ट्रीज है, न्यू इंडस्ट्रीज थी, वो क्या है, उनकी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकी। और साथ में क्या है, उन इंडस्ट्रीज का जो जीडीपी में अब रोल था, कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो भी क्या है, बहुत कम था, ठीक है। तो मतलब कि जो अनदर इसकी अगर हम ड्रॉबैक देखें, लिमिटेशन देखें, तो वो क्या है, लिमिटेशन मतलब इसमें कमी क्या है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में जो ऑपरेशन वर्क करने का जो एरिया था, वो क्या है, लिमिटेड एरिया था। अनदर ड्रॉबैक ऑफ लिमिटेड एरिया इन ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मीन्स जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, पब्लिक सेक्टर, ओके। तो पब्लिक सेक्टर का जो वर्क करने का जो एरिया था, वो क्या, लिमिटेड एरिया था, ठीक है। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड थी? कम्युनिकेशन से रिलेटेड, रेलवेज, पोर्ट, ठीक है, एंड अदर एक्टिविटीज मीन्स एजुकेशन, हेल्थ, ब्रिज, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज को पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड नहीं किया गया था। तो मतलब एक्टिविटीज भी क्या है, बहुत कम थी। इसलिए जो पब्लिक सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो क्या है, ग्रोथ नहीं कर, उसकी ग्रोथ नहीं हो सकी थी, और ना ही जीडीपी में, इसलिए जीडीपी में उसका रोल क्या है, बहुत कम था। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्लियर है कि जैसे अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ नहीं हुई थी, वैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ग्रोथ नहीं हो पाई थी, बिकॉज ऑफ कॉलोनियल रूल। ब्रिटिशर्स ने कंट्री पे अपना रूल किया हुआ था। एंड जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हमारा क्या है, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड मीन्स कि जब हमारी कंट्री इंडिया क्या है, अनदर कंट्रीज के साथ ट्रेड करती थी, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती थी, तो वो होता था फॉरेन ट्रेड। तो इंडिया हैज बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सिंस एंशियंट टाइम, मतलब पुराने टाइम से क्या है, जो इंडिया क्या है, एक अच्छा ट्रेड कर रहा था फॉरेन कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो बट जब से कॉलोनियल मतलब कि जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने हमारी कंट्री पे रूल किया, तो उन्होंने क्या है, कुछ ऐसी टैरिफ टैक्सेस वगैरह लगा दिए, ठीक है, पॉलिसीज वगैरह बना दी कमोडिटीज पे कि आप ओनली इन कमोडिटीज की प्रोडक्शन कर सकते हो और उनका क्या कहते हो, फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। तो ठीक है, उनकी मतलब कि जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज बना दी, ठीक है, टैक्सेस वगैरह लगा दिए, जिसकी वजह से जो हमारा फॉरेन ट्रेड का जो कॉम्पोजिशन, जो स्ट्रक्चर, साइज है, वो क्या है, बिल्कुल ही चेंज हो गया, उस पर एडवर्सली इफेक्ट पड़ा। क्लियर है। बट फिर भी जो इंडिया है, इंडिया इज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया क्या है, इंडिया से क्या क्या रॉ मटेरियल, इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ सिल्क, जूट, वुलन, क्लॉथ, शुगर एक्सेट्रा। बट फिर भी जो इंडिया है, इंडिया वाज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ सिल्क, मतलब कि रॉ मटेरियल तैयार करते थे, सिल्क, जूट, वो वुलन, कॉटन एंड शुगर एक्सेट्रा। तो मतलब कि जो इंडिया है, वो कौन कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, उनका एक्सपोर्ट करते थे, मतलब बाहर अनदर कंट्रीज में सेल एक्सपोर्ट करते थे उनको। तो रॉ मटेरियल वो सेल करते थे, सिल्क, जूट, वुलन, क्लॉथ, शुगर एक्सेट्रा। एंड वाज एन एक्सपोर्टर ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, एंड कैपिटल गुड्स। और बाहर से हम क्या एक्सपोर्ट करते थे कि हमारे कंट्री से हम जो भी रॉ मटेरियल वगैरह अनदर कंट्रीज में बेचते थे, तो उन रॉ मटेरियल से जब फॉरेन कंट्री से फाइनल प्रोडक्ट तैयार होके आ जाते थे, मीन्स कॉटन के क्लॉथ, सिल्क, जूट के क्लॉथ्स वगैरह तैयार होके आते थे, तो वो क्या है, हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। और साथ में क्या है, कैपिटल गुड्स थी, उनको भी इंपोर्ट किया जाता था। कैपिटल गुड्स मीन्स मशीनरी वगैरह। अब देखो, मशीनरी को हम ज्यादा से ज्यादा बाहर से इंपोर्ट करते थे, क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसे इतना पैसा भी नहीं था और कैपिटल नहीं थी लोगों के पास, ठीक है, और साथ में क्या है, इतनी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश भी नहीं थी, पैसा नहीं था, तो इसीलिए कंट्री में मशीनरी वगैरह को तैयार नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए जो ज्यादा से ज्यादा मशीनरी है इंडिया, वो क्या है, बाहर से मंगवाते थे। क्लियर है।
तो इंडिया वाज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इन रॉ मटेरियल को जब वो एक्सपोर्ट करते थे तो उसके बदले में वो क्या करते थे, वहां से इंपोर्ट करते थे कंज्यूमर गुड्स का, जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, क्लोथ्स वगैरह। रॉ मटेरियल हमने सेल किया, ठीक है, एक्सपोर्ट किया बाहर कंट्रीज में, और वहां से हम क्या है फिर फाइनल प्रोडक्ट मंगवाते थे, जिसके लोग क्या है कंजम्पशन करते थे। तो उसके साथ कैपिटल गुड्स को भी मंगवाया जाता था। मेनली जो इंडिया का ट्रेड है वो किसके साथ होता था, ब्रिटेन के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। मोर देन हाफ ऑफ जो ट्रेड है, हाफ से भी ज्यादा इंडिया का ट्रेड ब्रिटिश कंट्रीज के साथ किया जाता था, ब्रिटेन के साथ किया जाता था। और जो उसके बाद जो बाकी जो भी ट्रेड है वो क्या है अनदर कंट्री लाइक जैसे चाइना, श्रीलंका, ईरान के साथ होता था। अब देखो कि अगर हमारी कंट्री में 100% हम जो भी ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं 100%, तो उसमें से जो 70% या 70% से अबव, ठीक है, तो वो ट्रेड हम क्या है ब्रिटेन के साथ करते थे, मीन्स ब्रिटेन से हम मंगवाते थे प्रोडक्ट वगैरह या एक्सपोर्ट करते थे उनको। और उसके बाद अगर जो भी 15-20% है वो ट्रेड हम किन के साथ करते थे, चाइना के साथ, श्रीलंका, ईरान, ठीक है, वहां से इंपोर्ट किया जाता था। तो मेनली जो फॉरेन ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके ऊपर किसका कंट्रोल था, इंडिया में जो भी एक्सपोर्ट किया जाता था या बाहर से इंपोर्ट किया जाता था तो उसके ऊपर ब्रिटेन का कंट्रोल था। क्लियर है। द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, सुएज कैनाल, तो सुएज कैनाल की ओपनिंग से क्या है, इसको क्या है यूज किया जाता है एज यूज्ड एज हाईवे फॉर ब्रिटेन एंड इंडिया अब देखो स्वेज कनाल मतलब एक स्वेज नहर की ओपनिंग की गई, ठीक है, वो क्या थी, उसको कैसे यूज किया जाता, यूज्ड एज हाईवे यूज किया जाता था ब्रिटेन और इंडिया के द्वारा, उसको स्वेज कनाल को, स्वेज नहर को। तो उसकी वजह से क्या, उसकी ओपनिंग से क्या है कि जो ब्रिटिशर ने कंप्लीटली इंडिया की जो ट्रेड पे अपना कंट्रोल कर लिया था, इंडिया जो भी फॉरेन ट्रेड करती थी उस पर कंप्लीटली अपना कंट्रोल कर लिया। मीन्स कि इंडिया कौन सी कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करेगी और कौन सी कमोडिटीज को बाहर से इंपोर्ट करेगी, तो उसके ऊपर सारा कंट्रोल ब्रिटेन का था। अब देखो द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज जनरेशन ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। देखो सरप्लस मीन्स बचत, कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। अगर इंडिया देखो फॉरेन कंट्रीज में जो भी ट्रेड वगैरह करती थी तो उससे क्या है कि हमारी कंट्री में क्या है जो सरप्लस काफी हुए थे, प्रॉफिट हुआ था कंट्री को एक्सपोर्ट करने से। क्योंकि अगर बाहर कंट्री में कुछ भी एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर की कंट्री की जो भी करेंसी है वो हमारी कंट्री में आएगी। तो जब भी इंडिया बाहर भी कोई भी रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था तो उससे कंट्री को सरप्लस होता था, तो प्रॉफिट होता था। बट उस सरप्लस को कंट्री की मतलब हमारी इंडिया की इकोनॉमी के लिए यूज नहीं किया जाता था। मतलब हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी, ठीक है, हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करने के लिए यूज नहीं किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने कंट्री पे रूल किया हुआ था, तो ब्रिटिशर्स उस सरप्लस को क्या है अपने लिए यूज करते थे। हमारी जो कंट्री में एसेंशियल कमोडिटीज है लाइक फूड आइटम्स हैं, केरोसिन है, क्लोथ्स हैं, तो उन वो भी क्या है अवेलेबल नहीं थे बेटर क्वालिटी में डोमेस्टिक मार्केट में। मीन्स फूड आइटम्स भी बहुत कम अवेलेबल थी, केरोसिन, क्लोथ्स वगैरह भी बहुत कम अवेलेबल थे। तो जो भी हमारी कंट्री को सरप्लस होता था, एक्सपोर्ट सरप्लस, उसका यूज ब्रिटिशर्स क्या है अपने जो भी उनके ऑफिस वगैरह उन्होंने ब्रिटेन में स्टैब्लिश किए हुए थे, उसमें जो लोग ऑफिसर्स का जो भी एक्सपेंडिचर होता था या फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट की जो भी वॉर वगैरह लड़ाई वगैरह करते थे तो उसमें उनकी जो भी लॉस होता था तो वो सारा लॉस वो क्या है इंडिया के जो एक्सपोर्ट सरप्लस किया होता था, प्रॉफिट होता था इंडिया का, उससे वो सारा अपना जो भी लॉस है उसको खर्च करते थे। ठीक है, मतलब इंडिया की मनी को वो क्या है ब्रिटेन में अपने जो भी खर्चे वगैरह हैं उनके लिए यूज करते थे। तो एक तरह से जो इंडिया को प्रॉफिट होता था वो इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए नहीं यूज किया जाता था, वो ब्रिटेन अपने प्रॉफिट के लिए यूज करते थे। अगर वो बाहर से कुछ भी इनविजिबल आइटम्स मंगवाने लाइक जैसे बैंकिंग इनविजिबल सर्विसेज उनको चाहिए, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, तो उसके लिए भी वो क्या है इंडिया की मनी को स्पेंड करते थे। इसलिए जो हमारी कंट्री है वो बहुत ज्यादा पुअर हो चुकी थी, बैकवर्ड हो गई थी। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक कंडीशन। अब देखो डेमोग्राफिक कंडीशन मींस की जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें क्या चेंजेस आते थे।
या फिर डेमोग्राफिक एलिमेंट्स थे पॉपुलेशन के, लाइक जैसे लिटरेसी रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, मोर्टेलिटी रेट, इन पे क्या इफेक्ट पड़ता था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो कि इंडिया में जो 1881 में सेंसस हुई थी, ठीक है, 1881 में जो सेंसस हुई थी तो उसमें सेंसस मीन्स जो पॉपुलेशन की कैलकुलेशन की गई थी, तो उसमें ये मेन एक्सप्लेन किया गया था कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो अनइक्वल है, ठीक है, अनइक्वल हो रही थी। इसीलिए हमारी कंट्री में क्या है, एवरी 10 ईयर जो सेंसस है वो कंट्री में कैरी आउट की जाती थी। हर एक 10 साल के बाद क्या कंट्री में, लाइक जैसे 1881 में अगर सेंसस हुई है तो 1991 में क्या है, 1881 में हुई है तो 1891 में नेक्स्ट सेंसस होगी। तो ऐसे 10 साल के बाद कंट्री में जो पॉपुलेशन कितनी है उसकी कैलकुलेशन की जाती थी। क्लियर है? तो देखो अगर आप बिफोर 1921 से पहले जो हमारी कंट्री की जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होती है, एक मॉडल होता है जो कि पॉपुलेशन में जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, ओवर टाइम, अगर हम 10 ईयर्स के बाद सेंसस करते हैं तो उस टाइम पे पॉपुलेशन में जितना भी चेंजेस होते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, रेफर करते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो अगर हम 1921 से पहले देखें तो जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी, ठीक है, हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन चेंजेस है वो बहुत ज्यादा आए थे, ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे था, मतलब पॉपुलेशन हमारी कंट्री की क्या है, इंक्रीज हो रही थी। बट जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, ठीक है, ये पॉपुलेशन का साइज क्या है, इंक्रीज तो हो रहा था, बस इतना ज्यादा भी इंक्रीज नहीं हो रहा था कि जिससे हमारी इकोनॉमी पे बुरा इफेक्ट पड़े। के बाद जो कंट्री में सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं उनको भी ज्यादा एनकरेज नहीं किया गया। मेनली जो कंट्री में लिटरेसी रेट है वो कितना था, 16% से भी कम लिटरेसी रेट था, मतलब 16% से कम पर्सन क्या है, पढ़े लिखे थे। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।